साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज हम लोग जो है यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो A to Z आप जो है वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक नहीं देखिएगा तो फिर आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। एकदम पूरा कंप्लीट डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे जो है जानेंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। तो ये जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सिविल बूस्टर बुक का मैं करने वाला हूँ। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, है ना, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, आप और अच्छे से जो है एक रिलेशन जो है बना सकते हैं। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे होंगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा तो वो चीज़ें आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपका सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी JEE एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक। और सबसे पहला जो है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक एंड ऑफ रेलवे एंड रेल जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फादर ऑफ रेलवे जाना जाता है जॉर्ज स्टेमसन को, जो कि इंग्लैंड के थे, और इन्होंने जो है सक्सीडेड इन रेल फर्स्ट ट्रेन जो है आपका सक्सेसफुली जो है इन्होंने रन करवाया था। और ये फर्स्ट ट्रेन कब रन करवाए थे? तो 27 सितंबर 1825 में बिटवीन स्टोकटन से डार्लिंगटन तक, जो कि स्टीम इंजन था। कैसा था? स्टीम इंजन का यूज करते हुए इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। वर्ल्ड में बात किया जाए सबसे पहले जो सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड आपका जो रेलवे है या रेलवे सिंगल मैनेजमेंट पे आपका चलता है, तो वो है रसिया का। उसके बाद दूसरा नंबर पे अपना इंडिया का जो है सिंगल मैनेजमेंट के साथ जो है रेलवे को रन किया जाता है। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया बात किया जाए तो वो तेजस है, जो कि 2019 में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट ट्रेन अगर इंडिया में बात किया जाए कि कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, बोरी बंदर मुंबई से थाने तक। और इसमें जो है 4 कोचेज़ था और 1 स्टीम इंजन के साथ जो है ये रन किया गया था। रेल के बारे में बात किया जाए तो रेल एक कंटिन्यूअस गियर होता है, जो कि एक्सियल लोड को कैरी करता है या कैरी कराने के लिए बनाया जाता है। और ये बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील से, जो कि कन्वर्ट किया जाता है ना, जो कि कन्वर्ट मूविंग व्हील लोड, जो मूविंग व्हील लोड है ट्रेन का, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद वो किसको ट्रांसफ़र करता है? स्लीपर को, है ना। क्या करता है? स्लीपर को ट्रांसफ़र कर देता है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स, तो रेल्स आर टेस्टेड बाय फॉलोइंग वेट टेस्ट या टफ टेस्ट से जो है इसको मेजर किया जाता है। मैक्सिमम बियर ऑफ हेड जो है वो 10 मीटर अलाउ होता है आपका। रेल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हर्थ और ड्यूप्लेक्स प्रोसेस, या तो ड्यूप्लेक्स प्रोसेस या ओपन हर्थ मेथड से रेल को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ज़रूरी होता है, वो 72 kg पर mm² होता है, यानी 72 kg पर mm²। प्रॉपर्टीज़ और बात किया जाए फ्लैट फुटेड रेल का और वुल हेडेड रेल एंड डबल हेडेड रेल का, तो सबसे पहले फ्लैट फुटेड रेल के बारे में बात करते हैं। तो इसका लेइंग और रिलेइंग जो है इजी होता है, आसानी से हम लोग कर लेते हैं। जो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होता है, सेम वेट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टिफनेस जो है
मिलता है। इनिशियल कॉस्ट जो है कम लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो फास्टिंग होता है वो कम लगता है, और जब कम फास्टिंग लगेगा तो ऑब्वियसली वो सस्ता होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे कम आपका जो है लगता है, जो फ्लैट फुटेड ड्रिल होता है उसका। वही अगर बात किया जाए आपका बुल हेडेड ड्रिल का या डबल हेडेड ड्रिल का, तो इसका लेइंग और रिलेइंग जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होता है वो उतना खास नहीं होता है सेम वेट के लिए। इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें फास्टनिंग जो है ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा फास्टनिंग लगेगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। मेंटेनेंस जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है बुल हेडेड और डबल हेडेड रेल का। डबल हेडेड रेल जो होता है ये यूज़ किया जाता है इन द बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग में हमारे यहाँ मतलब रेलवे ट्रैक बनाया जाना स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो है डबल हेडेड रेल यूज़ किया जाता था। इसका मेन रीज़न ये था कि भाई एक तरफ घिस कर अगर ख़राब हो गया या कमज़ोर हो गया तो उसको चेंज मतलब उल्टा करके फिर से जो है उसको यूज कर सके, उस पर्पस के लिए। जो फ्लैट फुटेड रेल है इसको विंग रोल है ना, विग्रोल रेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो रेल है ये डिज़ाइन किया जाता है बाय द वेट ऑफ रेल, है ना। कैसे डिज़ाइन किया जाता है? बाय द वेट ऑफ रेल पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। जो फ्लैट फुटेड रेल है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे देश में यूज किया जा रहा है। 52 kg रेल यानी 52 kg पर मीटर फ्लैट फुटेड इज़ सुटेबल फॉर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड अगर हमें 30 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाना है तो 52 kg रेल वाला जो हम लोग यूज कर लेंगे। और अगर 60 kg रेल यूज कर रहे हैं यानी 60 kg पर मीटर फ्लैट फुटेड रेल यूज कर रहे हैं तो उस पर जो है मैक्सिमम हम लोग स्पीड कितना लेकर जा सकते हैं? 160 किलोमीटर लेकर जो है जा सकते हैं। फ्लैट फुटेड रेल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ रेल के बारे में बात किया जाए तो फॉर ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर, मीटर गेज के लिए 11.89 मीटर, और नैरो गेज के लिए, है ना, नैरो गेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर जो है हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर जो हम लोग लेकर चलते हैं। तो जो लेंथ होता है रेल का वो हम लोग लार्जर प्रीफर करते हैं। लार्जर प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कम नंबर ऑफ जॉइंट देना पड़ेगा, इसलिए। तो इसलिए जो रेल लेंथ होता है वो हम लोग जो है 12.8 मीटर का ब्रॉड गेज ट्रैक में प्रीफर करते हैं। वेट ऑफ रेल बाय वेट ऑफ लोकोमोटिव का रेशियो मतलब रेशियो जो है ये इक्वल होता है आपका 1/510 के बराबर। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। आपको क्या दे देता है कि वेट ऑफ रेल आपका दिया हुआ है तो वेट ऑफ लोकोमोटिव क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इस रेशियो का यूज करके आप उसे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वेन वियर ऑफ हेड एक्सीड 5%, अगर 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो ऑफ टोटल वेट का, तो रेल को जो हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है। टोटल वेट का 5% अगर घिस जाता है, वियर हो जाता है हेड, तो उस तरीके का रेल को क्या करते हैं हम लोग? रिप्लेस कर देते हैं। परमानेंट वे या रेलवे ट्रैक ये कम्बिनेशन होता है रेल का जो कि फिटेड होता है ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन ब्लास्ट एंड सबग्रेड। तो इसको जो है रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे कहते हैं। ये आपका जो है सेमी इलास्टिक इन नेचर होता है क्योंकि ब्लास्ट क्यूजन जो है यहाँ पे पैकिंग किया जाता है। एक आपका आता है टेम्पररी परमानेंट टेम्पररी वे। तो टेम्पररी वे जो है जब हम लोग न्यू लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें मटेरियल लेकर जाना होता है ना। तो मटेरियल ले जाने के लिए जो कुछ समय के लिए जो ट्रैक बनाते हैं उसी को जो है टेम्पररी वे या टेम्पररी ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका जो है ब्लास्ट क्यूजन है ना। इसी में आपका स्लीपर रखा गया है, ये आपका रेल है और रेल का इनर फेस का डिस्टेंस जिसको गेज कहते हैं, है ना।
और ये जो है यहाँ पे ये आपका ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट क्यूजन है। ये जो ब्लास्ट क्यूजन है इसका रेशियो जो है मतलब स्लोप जो है 1.5:1 होता है, और अर्थ एंड एम्बैंकमेंट का जो है 2:1 आपका होता है, जो कि सब ग्रेड आपका होता है ना उसका। और ये जो टोटल ये जो विड्थ है वो टॉप विड्थ ऑफ ब्लास्ट उसको जो है ब्लास्ट शोल्डर कहा जाता है, ओके। और जो बेस होता है उसको ब्लास्ट बेस कहा जाता है, और जो विड्थ होता है हमारा सबग्रेड का टॉप वाला जिस पे ब्लास्ट रखा जाता है उसको जो है फॉर्मेशन विड्थ या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जो है कहा जाता है। डिफेक्ट ऑफ रेल, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, मेजर डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं रेल में, तो कोरोगेटेड या रोयरिंग रेल, किंक इन रेल, हॉग्ड रेल और बकलिंग ऑफ रेल। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोगेटेड और रोयरिंग रेल के बारे में। तो एक मिनट डिप्रेशन होता है ऑन सरफेस ऑफ रेल जो कि क्रिएट होता है जब हम लोग ब्रेक अप्लाई किया जाता है ट्रेन में, है ना। ट्रेन में जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस समय एक थोड़ा सा डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा घिसाव आता है, तो उसको जो है कोरुगेटेड या रोयरिंग रेल कहा जाता है। किंक इन रेल ये अकर होता है ड्यू टू लूज पैकिंग ऑफ जॉइंट एंड अनइवन बियर या जो लूज जॉइंट होता है उसके कारण से जो है रेल में डिफेक्ट आते हैं। उसके हॉग्ड रेल जो है ये क्रिएट होता है ड्यू टू इम्पैक्ट एक्शन ऑफ व्हील का जो इम्पैक्ट एक्शन होता है एट द एंड ऑफ रेल एक रेल एंड होता है और दूसरा रेल जो है स्टार्ट होता है, वहाँ पे ये चीज़ें होता है। इसके कारण से जो रेल होता है ना वो इस तरीके से मुड़ जाता है। रेल तो सीधा रहता है लेकिन ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, तो उसको जो है हॉग्ड रेल कहते हैं। बकलिंग ऑफ रेल ये आकर होता है ड्यू टू टेम्परेचर के कारण से ये बकलिंग हो जाता है आपका रेल्स में, जो कि स्पेशली गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। और ये होता है इस कारण से क्योंकि जो गैपिंग होता है वो इनसफिशिएंट होता है बिटवीन दो एंड जॉइंट के बीच में, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन को लेकर कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है, किसी तरीके का कोई मतलब वहाँ पे प्रिकॉशन लिया ही नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में जो है आपका बकलिंग आपका रेल का हो जाता है। गेजेस ऑफ रेलवे ट्रैक, जो क्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन इनर फेसेस और रनिंग फेसेस ऑफ रेलवे ट्रैक उसको गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज आपका 1.676 मीटर, नैरो गेज 0.762 मीटर, मीटर गेज के लिए 1 मीटर, फीदर गेज या लाइट गेज के लिए 0.61 मीटर, स्टैंडर्ड गेज जो कि 1.435 मीटर होता है, जो कि दिल्ली मेट्रो या जितने भी मेट्रो आपके बनाए जाते हैं वो स्पेशल गेज पे जो है स्टैंडर्ड गेज पे जो है आपका बनाया जाता है, या जनरली ये आपका यूके यूएसए में जो है आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन अपने इंडिया में मेट्रो में और ख़ासकर दिल्ली मेट्रो में ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि वो स्टैंडर्ड गेज पे जो है बनाई हुई है। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है कि जो ट्रेन का व्हील जो होता है वो 1:20 में स्लोप दिया जाता है व्हील में, तो उसी को जो है कोनिंग ऑफ व्हील कहा जाता है। ये क्या कहता है 1:20 रेशियो स्लोप इसलिए दिया जाता है व्हील ऑफ ट्रेन में ताकि जो बियर और टीयर है व्हील का वो रिड्यूज हो सके फ्लेंज का, और ये व्हील को प्रिवेंट करे फ्रॉम स्लिपिंग से भी जो है व्हील को क्या करे रोके, तो उसको जो है क्या कहा जाता है कोनिंग ऑफ व्हील कहा जाता है ना। और प्रिवेंट करने का भी जो है आपका काम करता है। एजिंग ऑफ स्लीपर क्या होता है, इसको हम लोग जो है टिल्टिंग ऑफ रेल्स भी कहते हैं, है ना। एजिंग ऑफ स्लीपर को टिल्टिंग ऑफ रेल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग 1:20 का स्लोप दे रहे थे व्हील में ताकि प्रिवेंशन किया जा सके व्हील को स्लिपिंग से, तो उसी तरीके से हम लोग जो है स्लीपर में भी जो है 1:20 का जो है स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इफ़ेक्टिव यूज है कोनिंग ऑफ व्हील का वो हो सके, इसलिए जो है हम लोग स्लीपर में भी जो है प्रोवाइड करते हैं। ये आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। रेल ज्वाइंट आर नीडेड
टू होल्ड टुगेदर एडजॉइनिंग एंड ऑफ रेल। रेल जॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो रेल का एंड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और एक दूसरे को बांध कर रख सके। दे आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैक, ये ट्रैक का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। इसका स्ट्रेंथ जो है 50% ऑफ रेल का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है उसका 50% ही जो है आपका यहाँ पे होता है। टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट: सपोर्टेड रेल जॉइंट, रेल एंड्स रेस्ट ऑन सिंगल स्लीपर इज कॉल्ड जॉइंट स्लीपर। सस्पेंडेड रेल जॉइंट, रेल एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्लीपर कॉल्ड शोल्डर स्लीपर। ब्रिज रेल जॉइंट, प्रोजेक्टेड रेल एंड एट कनेक्टिंग बाय अ फ्लेट और कोरुगेटेड प्लेट, तो उसको ब्रिज का रेल जॉइंट कहते हैं। कंप्रोमाइज रेल जॉइंट, टू डिफरेंट रेल सेक्शन, दो अलग अलग डिफरेंट रेल सेक्शन है और आर ज्वाइंट बाय फिश प्लेट्स के से ज्वाइंट है तो उसको जो है कंप्रोमाइज रेल जॉइंट कहेंगे। एक्सपेंशन रेल जॉइंट, गैप इज़ प्रोवाइडेड फॉर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जब जॉइंट पे हम लोग गैप छोड़ते हैं तो उसको एक्सपेंशन रेल जॉइंट कहते हैं। वेल्डेड रेल जॉइंट, ये जनरली प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये जितने भी रेल जॉइंट है उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है आपका। वेल्डेड रेल आर वेल्डेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिस्ट्रेन एट द एंड ऑफ रेल के एंड में एक सफिशिएंट स्ट्रेन प्रोवाइड कर सके, इसलिए जो है रेल को हम लोग वेल्ड करते हैं। एंड बेटर डिग्री ऑफ फिक्सिटी रेल को मिल सके टू द स्लीपर, इसलिए। ब्रेथिंग ऑफ लेंथ, जो मिनिमम लेंथ होता है रेल का जो कि रिक्वायर्ड होता है आपका बिल्डेड एट द एंड ऑफ ट्रैक, वो जो पोर्शन होता है रेल का बिटवीन वेल्डेड रेल डज नॉट अंडरगो एनी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं जाता है वह पोर्शन रेल का, उसी को जो है ब्रीथिंग लेंथ जो है कहा जाता है। वो मिनिमम लेंथ आपका रेल का होता है। उसके बाद बात करेंगे अगला, आज हम टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो है स्लीपर एंड ट्रैक फास्टनर। जो स्लीपर्स होता है ये मेंबर होता है आपका जिस पे रेल को क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, जो कि रेल को सपोर्ट करता है और ट्रावर्स डायरेक्शन में इसको जो है बिछाया जाता है। दे एक्ट एज इलास्टिक मीडियम, ये इलास्टिक मीडियम के तौर पे काम करता है। फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम रेल टू ब्लास्ट। क्या करता है कि जो रेल पे लोड आता है वो ब्लास्ट अपने पे लेता है और फिर स्लीपर अपने पे लेता है और फिर ब्लास्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है और लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी भी जो है ट्रैक को प्रोवाइड करता है। बात किया जाए स्लीपर की तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल 3 तरीके का जो है स्लीपर्स होता है। वुडन स्लीपर जिसको टिम्बर स्लीपर कहते हैं, कंक्रीट स्लीपर सब डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में, रेनफोर्स कंक्रीट स्लीपर और प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। उसके बाद आता है मेटल स्लीपर अगेन फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, कास्ट आयरन स्लीपर और स्टील स्लीपर। वुडन स्लीपर जो है बेस्ट स्लीपर होता है लेकिन इसका जो लाइफ होता है वो 12 से 15 साल ही होता है। मेनली हम लोग जो है सेल और टीक वुड का यूज करते हैं स्लीपर के लिए। बॉक्स हर्ट और इका वुड मस्ट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लीपर के कंस्ट्रक्शन के लिए बॉक्स हर्ट और जो इका वुड होते हैं उसका जो है यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। क्रियोस्टिंग एंड बर्नेस्टिंग इज डन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ वुडन स्लीपर। जो वुडन स्लीपर होता है उसके लाइफ को इंक्रीज करने के लिए क्रियोस्टिंग और बर्नेस्टिंग प्रोसेस से जो है हम लोग इसको गुजारते हैं। जो सर्विसेबल पोर्शन होता है जो कि स्पाइक्ड वुडन स्लीपर का, उसको कट कर देते हैं और उसको यूज करते हैं टाई बार के तौर पे इन स्टेशन यार्ड में, तो उसको जो है चेक स्लीपर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चेक स्लीपर कहते हैं। चेक स्लीपर जो है रनिंग जो ट्रैफिक होता है
वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। अ स्टील थ्रो स्लीपर मेंटेन द 2 ट्रैक एट द सेम लेवल पे 2 ट्रैक को मेंटेन करता है। जो सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर है यानी CST 9 स्लीपर जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड है बाय द ट्रैक स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, और इट कैन बी यूज्ड अप टू द स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये क्या करता है, इस पे ट्रैक पे ट्रेन मूव कर सकता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियन रेलवे में CST 9 जो स्लीपर्स है ये जनरली यूज किए जाते हैं और वाइडली यूज किया जाता है। जो कास्ट आयरन स्लीपर है इसका लाइफ जो है 35 से 50 साल होता है, और ओवरऑल जो कॉस्ट होता है और जो मेंटेनेंस होता है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर, और स्क्रैप वैल्यू भी इसका हाई होता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट भी इसका हाई देखने को मिलता है। जो कास्ट आयरन स्लीपर है वो यूज किया जाता है मोर देन स्टील स्लीपर, बट दे लेस प्रोन टू कोरोजन, क्योंकि जो कास्ट आयरन स्लीपर है इसमें कोरोजन कम होता है एज कम्पेयर टू स्टील स्लीपर के कंपैरिजन में। जो कास्ट आयरन स्लीपर है कैन बी यूज्ड विद एवरी टाइप ऑफ ब्लास्ट, हर एक तरीके के ब्लास्ट के लिए यूज किया जाता है, बट नॉट यूज फॉर ट्रैक सर्किटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। जो स्टील स्लीपर्स है आर लाइट इन वेट में हल्का होता है, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ फास्टनर्स बट गेट ईजली रस्टेड और इरोडेड, आसानी से जो है क्या होता है इरोड आपका हो जाता है। कंक्रीट स्लीपर में हाई ट्रैक मॉडल्स होता है, साथ ही साथ ये यूज़ किया जाता है हाई स्पीड ट्रैक के लिए, और ये जो है आपका, लेकिन इसका जो स्क्रैप पे वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, और बेस्ट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ शॉक ये आपका होता है कंक्रीट स्लीपर। इसके अलावा कंक्रीट स्लीपर में हम लोग जो है क्या करते हैं, ट्रैक मॉडल्स या ट्रैक सर्किटिंग के लिए सूटेबल आपका होता है। जो हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर है इसमें जनरली M55 और M60 यूज करते हैं, जो कि सूटेबल होता है ट्रैक सर्किटिंग के लिए, बट हैवी डैमेजेस आकर ड्यू टू डिरेलमेंट के कारण से बहुत ज़्यादा इसमें डैमेजेस होता है। ट्रैक सर्किटिंग के बारे में बात किया जाए तो ट्रैक सर्किटिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी ट्रैक पे ट्रेन का लोकेशन है या नहीं है, यानी लोकेशन पता करने के लिए, साथ ही साथ एक ही ट्रैक पे सेम ट्रैक पे जो नंबर ऑफ ट्रेन्स है या 2 ट्रेन्स आकर रन कर रहा है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखा गया है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI ये यूज किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर को मेजर करने के लिए। मिनिमम जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स है आपका ट्रैक स्लीपर का वो 783 होता है, क्रॉस स्लीपर के लिए 1352 और ब्रिज स्लीपर के लिए 1455। फार्मूला होता है CSI = S + 10H/20। यहाँ पे S जो है स्ट्रेंथ इंडेक्स है और H जो है वो आपका हार्डनेस इंडेक्स है, जो कि मेजर किया जाता है एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। कितना? 12% मॉइस्चर कंटेंट पे मेजर किया जाता है। ट्रैक फास्टनर्स फिश प्लेट्स आपका यूज किया जाता है टू कनेक्ट द रेल को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, और ये यूज़ किया जाता है टू रजिस्ट हैवी ट्रावर्स शेयर को रजिस्ट करने के लिए। मिनिमम जो है 4 बोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है जब 2 फिश प्लेट को कनेक्ट करना होता है। तब जो बकलिंग होता है वो अकर होता है इफ़ फिश प्लेट आर बोल्टेड सो टाइट, अगर बहुत ही ज़्यादा फिश प्लेट को टाइटली एकदम पैक कर दिया जाए, एकदम बोल्ट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में बकलिंग जो है आपका फिश प्लेट में देखने को मिलता है। डैट रेल आर नॉट अलाउड टू स्लिप एक्सपेंशन, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो रेल जो है नहीं स्लिप होगा, नहीं एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या होता है, बकल क्रिएट हो जाता है। स्पाइक का यूज किया जाता है टू होल्ड रेल ऑन वुडन स्लीपर पे रेल को होल्ड करने के लिए स्पाइक का यूज करते हैं। जो डॉग स्पाइक्स होता है ये आपका यूज किया जाता है वुडन स्लीपर में विद फ्लैट फुटेड रेल को होल्ड करने के लिए।
चेयर्स ये सपोर्ट करता है वुल हेडेड रेल्स को ऑन स्लीपर पे, और एक स्लाइड चेयर जो है ये यूज किया जाता है आपका स्टोक रेल और टंग रेल को होल्ड करने के लिए। कीज ये जो है आपका चेयर ऑन मेटल स्लीपर एक रेल को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। मॉर्गन की जिसका जो है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग और टैपेड आपका था 1:32, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है कास्ट आयरन चेयर और स्टील स्लीपर में, है ना। ये जो चेयर है कास्ट आयरन और स्टील स्लीपर में यूज किया जाता है। बोल्ट डॉग और हुक बोल्ट जो है ये यूज किया जाता है आपका स्लीपर में, ताकि रजिस्ट किया जा सके डायरेक्टली ऑन स्टील गिडर। जो स्टील गिडर पे है जो फिश बोल्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं हैवी ट्रावर्स शियर को रजिस्ट करने के लिए। बियरिंग प्लेट जो है ये आपका यूज किया जाता है विलो फ्लैट फुटेड रेल टू डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर वुडन स्लीपर पे लोड ट्रांसफ़र करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बियरिंग प्लेट हम लोग लगाते हैं। दीज आर नॉट यूज्ड इन कंक्रीट स्लीपर में यूज करने की ज़रूरत नहीं है, और न ही मेटल स्लीपर में इसे यूज करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ वुडन स्लीपर में इसका यूज किया जाता है बियरिंग प्लेट का। सैडल प्लेट आर यूज टू स्ट्रेंथन द स्टील स्लीपर में सैडल प्लेट यूज़ किया जाता है ताकि जो स्टील स्लीपर है उसके स्ट्रेंथ को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। दीज आर रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ये जो है रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं आइदर मेटल स्लीपर और कास्ट आयरन स्लीपर में ये यूज किया जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर एजिंग ऑफ स्लीपर। ऑब्वियसली जो आपका कास्ट आयरन स्लीपर है या जो मेटल स्लीपर है वो एजिंग ऑफ स्लीपर उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्लीपर डेंसिटी जो है नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ के हिसाब से कितने नंबर ऑफ स्लीपर की ज़रूरत है उसको जो है स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। आपका ब्रॉड गेज के लिए अगर स्लीपर डेंसिटी बात किया जाए तो n+5 जो कि 18 स्लीपर पर रेल आपका अप्रॉक्सीमेटली होता है। ओके, n जो है रेल लेंथ और x जो है वेरीज करता है 3 से 7 के बीच में वेरी करता है। स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर जो एडजस्टिंग ब्लास्ट है अंडर द स्लीपर टू स्पेस देम पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होता है, और ये मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए जो है जनरली यूज किए जाते हैं। और जो स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर है ये आपका क्रो बार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्रो बार के द्वारा ये आपका किया जाता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्लास्ट एंड ट्रैक अलाइनमेंट के बारे में। तो ब्लास्ट क्या होता है? तो ये हाई क्वालिटी क्रश्ड स्टोन होते हैं जो कि एक डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन में प्लेस किया जाता है बीनीथ द स्लीपर के आसपास और नीचे जो है रखा जाता है। जो ब्लास्ट का फंक्शन होता है ये आपका होता है कि इट हेल्ड द स्लीपर इन पोजीशन में स्लीपर को रखने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल मूवमेंट जो होता है डायनेमिक लोड के कारण आपका स्लीपर का, उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है ब्लास्ट का। ब्लास्ट जो है हमें एक इलास्टिसिटी जो है प्रोवाइड करता है टू ट्रैक एंड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, और गुड ड्रेनेज भी हमें प्रोवाइड करता है। अगर गुड ब्लास्ट है तो वो मिनिमम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? मिनिमम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को ड्रेन कर देगा। जो साइज़ होता है वो वेरी करता है 1.9 से लेकर 5.1 सेंटीमीटर। कई बार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बोल दे देता है कि भाई बताओ वुडन स्लीपर के लिए जो साइज़ ऑफ ब्लास्ट होता है वो कितना यूज करेंगे। तो वुडन स्लीपर के लिए 5.1 सेंटीमीटर, स्टील स्लीपर के लिए 3.8 सेंटीमीटर, और एट स्विचेज और क्रॉसिंग पे 2.54 सेंटीमीटर का ब्लास्ट जो है हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। जो क्वांटिटी होता है ब्लास्ट का वो ज़्यादा होता है ऑन कर्व पे विद सुपर एलिवेशन के साथ। इन इंडिया जो विड्थ होता है वो केप्ट इन बिटवीन 38 टू 43 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ऑफ स्लीपर से 38 से 43 सेंटीमीटर जो है विड्थ हम लोग रखते हैं ब्लास्ट का। ब्लास्ट एवर पैकिंग, जो ब्लास्ट है एवर पैकिंग विच इज सराउंडेड द स्लीपर के सराउंडेड जो होता है वो लूजली फिल्ड होता है, उसको पैकिंग कहते हैं।
सॉरी बॉक्सिंग कहते हैं, है ना। जो पैकिंग होता है लूजली होता है वो उसको जो है हम लोग बॉक्सिंग कहते हैं। जो प्रोसेस रैमिंग होता है ब्लास्ट अंडर द स्लीपर उसको पैकिंग कहते हैं, है ना। जो एकदम कॉम्पैक्ट रैम करके करते हैं तो उसको पैकिंग कहते हैं। और जो लूज ब्लास्ट होता है बिटवीन टू एडजेसेंट स्लीपर उसको जो है ब्लास्ट क्रीब जो है कहा जाता है। बात किया जाए ब्लास्ट का तो कई तरीके का होता है। आपका ब्रोकन स्टोन का ब्लास्ट होता है जो कि बेस्ड मटेरियल होता है एज ए ब्लास्ट के तौर पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, जो कि इग्नियस रॉक का होता है जैसे ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, जो कि गुड ब्लास्ट मटेरियल के तौर पे बनाया जाता है। सैंड ये प्रोवाइड करता है गुड ड्रेनेज एंड साइलेंट स्लीपर को, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करता है और साइलेंट स्लीप ट्रैक भी आपका प्रोवाइड करता है। कई बार आपको एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि विच टाइप ऑफ ब्लास्ट, है ना, विच टाइप ऑफ ब्लास्ट मेक्स द साइलेंट ट्रैक, है ना। साइलेंट ट्रैक कौन सा टाइप ऑफ ब्लास्ट यूज बनाता है, तो सैंड याद रखिएगा। ग्रेवल एंड रिवर पेबल और सिंगल, जो ग्रेवल है और रिवर पेबल्स है या सिंगल्स है ये स्मूथ और राउंड होता है। सो पुअर पैकिंग एंड इंटरलॉकिंग होता है, इसमें पुअर पैकिंग और इंटरलॉकिंग होता है। तो जो ग्रेवल ब्लास्ट है ये गिव बेटर परफॉर्मेंस इन सॉफ्ट फॉर्मेशन, सॉफ्ट फॉर्मेशन है तो उस कंडीशन में अच्छा परफॉर्मेंस जो है ग्रेवल जो है प्रोवाइड करता है एज ए ब्लास्ट के तौर पे। जो एसेज होता है या जो सिंडर होता है ये एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़ होता है, लेकिन एक्सीलेंट ब्लास्ट मटेरियल फॉर स्टेशन यार्ड बट इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। लेकिन ये क्या करता है, एसिड और क्लिंडर जो होता है ये कोरोसिव इन नेचर होता है, लेकिन स्टेशन यार्ड में ब्लास्ट के तौर पे एक्सीलेंट मटेरियल ये आपका होता है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है। ब्रिक ब्लास्ट ये फेयरली गुड होता है फॉर ड्रेनेज के लिए, ये बहुत अच्छा होता है ड्रेनेज के लिए। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्यूजन, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट लेयर होता है S-W/2। यहाँ पे एस जो है स्लीपर डेंसिटी स्लीपर स्पेसिंग है, S W विड्थ ऑफ स्लीपर एंड D जो है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट आपका होता है। ये फिगर आप देख सकते हो। विड्थ ऑफ ब्लास्ट ऑन स्ट्रेट ट्रैक इट इज स्लीपर लेंथ +2 गुने 300 mm एट टॉप पे आपका होगा जो विड्थ ऑफ ब्लास्ट होगा वो, एंड वर्क आउट टू बी 3.35 मीटर फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज के लिए 2.25 और नैरो गेज के लिए 1.83 मीटर आपका होता है। जो साइड स्लोप होता है ब्लास्ट का वो होता है 1.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, यानी 1.5:1 का स्लोपिंग होता है साइड स्लोप पे। जो सर्वे किया जाता है, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बोल देता है कि बताओ कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है सर्वे का इन रेलवे, है ना, रेलवे ट्रैक के लिए, अलाइनमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए। तो सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे करते हैं, उसके बाद रेकोनेंस सर्वे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे और लास्टली डिटेल्ड या लोकेशन सर्वे जो है हम लोग करते हैं। अब बात करेंगे ट्रैक स्ट्रेसेस और क्रीप के बारे में। ट्रैक मॉडुलस जो है ये इंडेक्स है फॉर स्टीफनेस रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट वे जो रेलवे ट्रैक हम लोग बनाए उसमें किसी तरीके का डिफॉर्मेशन ना हो, उसी को रजिस्ट करने के लिए हम लोग जो है ट्रैक मॉडुलस जो है प्रोवाइड, मतलब ट्रैक मॉडुलस आपका अगर अच्छा रहेगा तो ज़्यादा रजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को। लोड पर यूनिट लेंथ ऑफ रेल रिक्वायर प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा और डिप्रेशन इन ट्रैक में जो कैलकुलेशन होता है ट्रैक मॉडुलस का वो इनिशियल लोड जो है आपका 4 टन होता है फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए और मीटर गेज ट्रैक के लिए 3 टन आपका होता है। जो इलास्टिक थ्योरी है वो यूज किया जाता है ट्रैक मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रेसेस इन रेल के बारे में बात किया जाए तो जो टॉर्सनल स्ट्रेसेस होता है जो डेवलप होता है ड्यू टू इसेंट्रिक वर्टिकल लोड के कारण से,
बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बिलो द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ रेल एंड डीजल लोकोमोटिव रेल, वो आपका जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, और जो डीजल लोकोमोटिव होता है वो आपका 36.25 kg पर mm आपका उसमें देखने को मिलता है। क्रीप ऑफ रेल, ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है रेल का विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, है ना। स्लीपर के रिस्पेक्ट में रेल जो है आगे मूव कर जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, तो उसे जो है हम लोग क्रीप ऑफ रेल कहते हैं। क्रीप ऑफ रेल जो है आपका 0 से 16 सेंटीमीटर तक आपका जा सकता है, यानी वैल्यू लाई करता है। थ्योरी ऑफ क्रीप के बारे में बात किया जाए तो 3 थ्योरी जो है जनरली प्रचलित है, जो कि वेव एक्शन थ्योरी, इसमें जो है वर्टिकल रिवर्स कर्व होता है, और आपका जो है वेव मोशन जो है सेटअप होता है बाय मूविंग लोड ऑफ व्हील, और दूसरा है परक्यूजन थ्योरी, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इम्पैक्ट फोर्स एट द एंड ऑफ रेल, तो वो परक्यूजन थ्योरी होता है। और ड्रैग रेल, जब लोकोमोटिव और व्हील का दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अलग अलग होता है, तो जो इफ़ेक्टिव क्रीप का जो डायरेक्शन होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ क्रीप के अपोजिट आपका हो जाता है लोकोमोटिव का, तो उसको जो है ड्रैग थ्योरी कहते हैं। देखो तीनों को मैं बताता हूँ। वेव थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पे व्हील है, ये आपका ट्रैक है, तो यहाँ पे जब व्हील जाता है तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है, तो ये आपका जो है वेव थ्योरी हो गया। परक्यूजन थ्योरी जो है ये एक आपका रेल है और ये आपका रेल है, यहाँ पे मान लो फिश प्लेट से इसको जो है ज्वाइंट किया गया है, तो जैसे ही यहाँ पे व्हील आएगा ना तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिजल्टेंट लोड या फोर्स लगेगा, तो इसके कारण से जो रेल है वो आगे की ओर घिसकेगा, ये वाला रेल है आगे की ओर मूव कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, तो उसी को जो है क्रीप ऑफ रेल कहते हैं। ओके, मेजरमेंट ऑफ क्रीप, मैक्सिमम जो परमिटेड क्रीप है ब्रॉड गेज के लिए, ट्रैक के लिए 150 mm, क्रीप शुड बी मेजर्ड एट इंटरवल ऑफ अबाउट 3 months, हर 3 महीने पे आपको जो है इंटरवल पे क्रीप को चेक किया जाता है। नो क्रीप शुड बी परमिटेड ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे 1% भी क्रीप नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रीप यूजिंग स्टील स्लीपर, पुलिंग बैक रेल टू ओरिजिनल पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप ब्लास्ट और एंकर, या तो सफिशिएंट क्रीप ब्लास्ट और एंकर को प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो है हमारा क्रीप जो है रेल में देखने को ना मिले। फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप ऑफ रेल, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्रीप ऑफ रेल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसमें अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, ऑब्जर्व किया गया है कि कर्व पे ज़्यादा क्रीप देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो स्ट्रेट जो ट्रैक होता है उसमें। मोर क्रीप इन डायरेक्शन ऑफ हैवीएस्ट ट्रैफिक, जिस डायरेक्शन में हैवी ट्रैफिक है उस डायरेक्शन में जो है क्रीप बहुत ज़्यादा होगा। टाइप ऑफ रेल, ओल्ड रेल्स हैव लेस क्रीप दैन न्यू रेल, न्यू रेल पे जो है क्रीप जो है बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यू रेल, न्यू रेल पे ज़्यादा होगा, है ना। ओल्ड रेल पे आपका कम क्रीप देखने को मिलता है। ग्रेड ऑफ ट्रैक, अगर मोर क्रीप है डाउनवर्ड स्टीप ग्रेडियंट में आपको जो है देखने को मिलता है। ओके, क्रॉस्ड हेड जो है ये आर दोज विच आर आइदर स्टैग्ड और फ्लैटेंड, या तो क्रॉस्ड हेड जो है या तो फ्लैटेंड होगा या सैग्ड होगा आपका क्रॉस हेड। साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो आपका इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है मैन्युफैक्चर में, वो क्रॉस हेड में होता है ड्यू टू बिग सपोर्ट एट रेल एंड पे सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है। दिस वीक एंड सपोर्ट में ड्यू टू लूज फिश बोल्ट के। दूसरा, फ्लैट स्पॉट ऑन व्हील विच आर डेवलप्ड ड्यू टू स्किडिंग ऑफ व्हील जो स्किड करता है उसके कारण से भी जो है फ्लैट स्पॉट जो है ऑन व्हील डेवलप हो जाता है। एंड स्लिपिंग ऑफ व्हील, इसके कारण से जो है डिफेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपका देखने को मिलता है क्रॉस्ड हेड में ड्यू टू इन कारणों से। स्प्लिट हेड इन इट, जो स्लीपर होता है ना, जो क्रैक्स होता है वो अकर होता है इन द मिडिल ऑफ हेड
और पीसेज आर स्प्लिट फ्रॉम द साइड ऑफ द एंड ऑफ हेड। जो एंड ऑफ हेड है वहाँ से ये क्या करता है कि साइड से क्रैक होने लगता है या मिडिल में, तो उसको जो है स्प्लिट हेड कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू कैविटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और श्रिंकेज ऑफ मेटल, मेटल के श्रिंकेज के, व्हेन द मेटल इज नॉट क्लोजली वेल्डेड टुगेदर, जब क्लोजली वेल्ड नहीं किया जाता है तब इस तरीके का चीज़ें जो है देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल फिशर्स, हॉरिजॉन्टल जो फिशर्स हैं ये डेवलप होता है इन रेल हेड और दे आर मोर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्चर और डेवलप ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली डेवलप होता है और फ्रैक्चर फॉर्म जो है आपका ज़्यादा होता है किसमें, हॉरिजॉन्टल फिशर्स में। अब बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक के बारे में। जनरली जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वो आपका रूलिंग ग्रेडियंट कहा जाता है। जो मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउ किया जाता है उसी को रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है ये अलाउ किया जाता है सो डैट इंजन कैन होल्ड द लोड विद इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ जो इंजन है वो जितना भी उसके बॉगीज पे लोड दिए गए हैं वो सारे को ढो सके, ले जा सके। हिली रीजन में जो रूलिंग ग्रेडियंट है 1 in 100 to 1 in 150, प्लेन रीजन में 1 in 150 to 1 in 250 आपका होता है। इन पुशर ग्रेडियंट एक पुशर और हेल्पर इंजन जो है यूज किया जाता है। फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए अगर बात किया जाए तो वेस्टर्न घाट में पुशर ग्रेडियंट जो है 1 in 37 यूज किया जाता है, जो कि जनरली यूज किया जाता है हिली एरिया में। इन इंडिया जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है स्टेशन यार्ड में ताकि जो वाटर है उसको ड्रेन ऑफ किया जा सके, वो उसका होता है 1 in 400 to 1 in 1000 होता है। मोमेंटम ग्रेडियंट ये जब रूलिंग ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीपर होता है तो ये जनरली जो है आफ्टर फॉलिंग ग्रेडियंट ये आपका प्रोवाइड किया जाता है मोमेंटम के लिए। जैसे ये आपका है, ऐसे गए, ऐसे आए, फिर ऐसे चढ़ान करना है, तो यहाँ पे गए, ये ढला, तो यहाँ पे मोमेंटम गेन किया और इस मोमेंटम गेन के कारण से ये इजीली जो है ऊपर की ओर चढ़ाई कर सकता है, तो इसको जो है मोमेंटम ग्रेडियंट जो है आपका कहा जाता है। ग्रेड कंपनसेशन ड्यू टू कर्वेचर ऑन द ग्रेड, ग्रेड पे कर्वेचर होने के कारण से जो ग्रेडियंट होता है ऑन कर्व वो उसको रिड्यूस करना पड़ता है ताकि जो रेजिस्टेंस है इन मोशन ऑफ ट्रेन है ना उसको जो है कम किया जा सके और आसानी से जो है ट्रेन को मूव करवाया जा सके विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। ट्रेन के स्पीड को बिना रिड्यूस किए हुए, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं, थोड़ा बहुत तो रिड्यूस करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है हमें रिड्यूस ना करना पड़े इस को देखते हुए। ब्रॉड गेज के लिए अगर बात किया जाए तो आपका 0.04% होता है या फिर आपका 70/R, इन दोनों में से कोई एक हम लोग लेकर चलेंगे। मीटर गेज के लिए 0.03% और नैरो गेज के लिए आपका 0.02%। उसको अगर यहाँ पे बात किया जाए 52.5/R या फिर नैरो गेज के लिए 35/R, या तो ये आप वैल्यू लेकर चलो या तो ये वैल्यू लेकर चलो ग्रेड कंपनसेशन के लिए। ओके, जो हाई कार्बन स्टील है वो यूज किया जाता है टू मेक रेल मस्ट बी रेजिस्टेंट टू फैटिग्यू और सरफेस क्रैकिंग। द एम इज फॉर द स्टील टू हैव लॉन्ग फैटिग्यू लाइफ। लॉन्ग फैटिग्यू लाइफ जो है आपका मेन एम होता है आपका इसका हाई स्टील कार्बन स्टील हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं रेल में, ताकि जो है रेजिस्टेंस फैटिग्यू का या सरफेस क्रैकिंग का ज़्यादा हो सके और लॉन्ग लाइफ तक जो है आपका ये हो सके। रेल स्टील इज चूजन टू अचीव बैलेंस बिटवीन फैटिग्यू लाइफ एंड बियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बियर करने के लिए इफ़ स्टील इज़ टू हार्ड, अगर स्टील जो है बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, इट विल अलाउ क्रैक, है ना, इसमें क्रैक जो है आपका अलाउ हो जाएगा।
टू डेवलप ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो है क्रैक को ये क्या करेगा, अलाउ करेगा अगर स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो। इसलिए जो है कोशिश किया जाता है कि ऐसा बनाया जाए ताकि उसमें कम से कम जो है हमें क्या देखने को मिले, क्रैक देखने को मिले, द मिनिमम ऑफ द मिनिमम। सेफ स्पीड ऑफ ट्रेन एज पर मार्टिन फॉर्मूला फॉर लो स्पीड लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रांजिशन लेंथ अगर ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए बात किया जाए तो वी मैक्स इज इक्वल टू 4.35 इंटू स्क्वायर रूट आर माइनस 67, और नैरो गेज के लिए आपका वी मैक्स हो जाएगा 3.6 इंटू स्क्वायर रूट आर माइनस 6.1, और नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए आपका 80% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व पे जितना भी मैक्सिमम स्पीड आपका आया उसका 80% निकाल देंगे, और जो 80% वैल्यू आएगा वो नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए प्रोवाइड कर देंगे मैक्सिमम स्पीड। फॉर हाई स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर उसके लिए वी मैक्स इज इक्वल टू 4.58 इंटू स्क्वायर रूट आर फॉर ब्रॉड गेज के लिए लेकर चलते हैं। डिग्री ऑफ कर्व फॉर 30 मीटर चेन के लिए 1720/r और 20 मीटर चेन के लिए 1150/r। एज पर इंडियन रेलवे अगर बात किया जाए ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 10 डिग्री और मिनिमम रेडियस 175 मीटर। मीटर गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व जो है 16 डिग्री और मिनिमम रेडियस जो है आपका 109 मीटर। नैरो गेज के लिए आपका मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व 40 डिग्री, मिनिमम रेडियस जो है आपका 44 मीटर। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, तो ई इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई 127 आर। यहाँ पे वी जो है इन किलोमीटर, आर इन मीटर और जी इन मीटर, जो कि जी जो है गेज को दर्शाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन जो होता है 1/10 टू 1/12 ऑफ द गेज, गेज जितना भी है उसका 1/10वां या 1/12वां भाग आपका होता है। वेन लोड प्रेशर ऑन बोथ रेल इज इक्वल, जब दोनों पे इक्वल होता है देन जो कैंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, उसको इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कैंट हम लोग कहते हैं। सुपर एलिवेशन जो है वो निगेटिव कब होगा, तो देखो सुपर एलिवेशन निगेटिव कब होगा, जब हमारा मेन जो लाइन है वो लाई करेगा कर्व पे और टर्न आउट करेगा कॉन्ट्ररी फ्लेक्सुरल लीडिंग ऑफ बेंच ब्रांच जो लाइन है उसमें, तो उस कंडीशन में जो है हमें निगेटिव सुपर एलिवेशन देखने को मिलता है। देन द सुपर एलिवेशन नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग ओवर द मेन लाइन जो है उसका कर्व पे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इन सच केसेस, इस तरीके का जो केसेस होता है उस वो ब्रांच लाइन कर्व को निगेटिव सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो दोनों ही ट्रैक है, चाहे वो मेन लाइन का ट्रैक हो या ब्रांच लाइन का ट्रैक हो, उस पे आपका जो है क्या हो, बेटर स्पीड के साथ जा सके, ज़्यादा हमें जो है रिस्ट्रिक्शन ना करना पड़े स्पीड को, तो उसलिए जो है हम लोग निगेटिव सुपर एलिवेशन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये आपका मेन ट्रैक है, ये आपका ब्रांच ट्रैक है। तो ब्रांच ट्रैक को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, और वो निगेटिव में एलिवेशन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेन ट्रैक को किसी तरीके का हार्म ना हो और जो ट्रेन है वो उसका मूवमेंट भी स्मूथ आपका हो सके। जो ये आपका निगेटिव एलिवेशन था। ओके, इक्विलिब्रियम स्पीड व्हेन सैंक्शन स्पीड ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो इक्विलिब्रियम स्पीड होगा वो 3/4 ऑफ वी मैक्स या सेफ स्पीड बाय मार्टिन, इन दोनों के द्वारा जो भी वैल्यू मिनिमम आएगा उसको जो है इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। कब, जब स्पीड जो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर से कम है तब। अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है सैंक्शन स्पीड, तो जो इक्विलिब्रियम स्पीड है वो वी मैक्स और सेफ स्पीड बाय मार्टिन, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे देखते हुए कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज स्पीड समेशन ऑफ एन इंटू वी बाई समेशन ऑफ एन जो है नंबर ऑफ ट्रेन है हैविंग स्पीड वी, है ना, जितना नंबर ऑफ
ट्रेन होगा उतना नंबर ऑफ स्पीड अलग अलग ट्रेन का अलग अलग होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है वेटेड एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। मैक्सिमम जो लिमिट है आपका सुपर एलिवेशन का ऑन अलग अलग ट्रैक पे, तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए अगर स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर है तो ब्रॉड गेज के लिए 16.5 सेंटीमीटर, और ग्रेटर स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर से तो 18.5 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर है तो 10 सेंटीमीटर, और नैरो गेज के लिए स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर है तो जो सुपर एलिवेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 7.6 सेंटीमीटर। कैंट डिफिशियंसी, ये डिफरेंस होता है बिटवीन इक्विलिब्रियम कैंट जो कि नेसेसरी प्रोवाइड किया गया है फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए ऑन कर्व, और जो एक्चुअल कैंट प्रोवाइड किया गया है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आती है उसी को क्या कहा जाता है, कैंट डिफिशियंसी कहा जाता है। जो एक्चुअल कैंट प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या है उसके बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। जो कैंट डिफिशियंसी है वो लिमिटेड होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर एंड लैटरल फोर्स ऑन आउटर रेल, और दूसरा हायर कैंट डिफिशियंसी गिव मोर डिसकम्फर्ट टू पैसेंजर। अगर बहुत ज़्यादा कैंट डिफिशियंसी होगा तो पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट फील होगा और वो प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट जो है ट्रेन का नहीं होगा, और डिस्कम्फर्ट होगा तो पैसेंजर उसमें जाना नहीं चाहेंगे। जो एलोएबल कैंट डिफिशियंसी है फॉर ब्रॉड गेज के लिए वो 75 mm होता है, मीटर गेज के लिए जो है 50 mm होता है, और नैरो गेज के लिए जो है आपका 40 mm होता है। डियर, आई होप कि आपको ये सेशन जो है समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो। अब बात करेंगे कैंट एक्सेस। कैंट एक्सेस जो है ये अकर होता है, कब अकर होता है, जब रेल जो है ट्रेन जो है ट्रेवल करता है अराउंड द कर्व, है ना, रेल पे ट्रेन जो है जाता है और कर्व पे जाता है एट ए स्पीड लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड, जो इक्विलिब्रियम स्पीड दिया गया है उससे भी कम स्पीड में जाता है तो उस समय ये कैंट एक्सेस अकर होता है। ये डिफरेंस होता है एक्चुअल कैंट टू द थियोरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर सच लोअर स्पीड, है ना, उस लोअर स्पीड के लिए जो एक्चुअल कैंट प्रोवाइड किया गया और जो थियोरेटिकल कैंट था उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होती है उसी को जो है कैंट एक्सेस कहा जाता है। जो मैक्सिमम कैंट एक्सेस होता है ब्रॉड गेज के लिए वो 75 mm होता है, और मीटर गेज के लिए 65 mm होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो ट्रांजिशन कर्व होता है ये इंट्रोड्यूस होता है जब सर्कुलर पोर्शन ऑफ ट्रैक और स्ट्रेट ट्रैक आपस में मिलता है और ट्रेन को कंफर्टेबली मूव करवाया जा सके और सेफली मूव करवाया जा सके, इसलिए उस कंडीशन में जो है ट्रांजिशन कर्व को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यूबिक पैराबोला, जिसको हम लोग जो है फॉर्ड कर्व भी कहते हैं, ये जनरली यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व के तौर पे, और जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो अर्ली सेट किया जाता है बाय ऑफसेट मेथड। किसके द्वारा सेट किया जाता है, ऑफसेट मेथड से। स्पाइरल कर्व जो है जनरली यूज किया जाता है हाईवे में, और बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व जो है सेटिस्फाई करता है ट्रांजिशन कर्व को, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्यूबिक पैराबोला ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर 30 डिग्री एंगल तक डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग लेमनिस्केट कर्व को, जो बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग में प्रोवाइड करते हैं क्यूबिक पैराबोला। लेकिन स्पाइरल कर्व कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रांजिशन कर्व, तो स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व जो है यूज करते हैं हम लोग जनरली हाईवे में। ट्रांजिशन कर्व का इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ क्यूबिक पैराबोला क्या होता है, y = x³/6 RL। डिफ्लेक्शन एंगल थीटा जो है tan इनवर्स 1/3 tan phi होता है। स्पाइरल एंगल जो है वो आपका होता है phi = tan इनवर्स x²/2 RL। शिफ्ट, जिसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है
कैपिटल एल स्क्वायर बाई 24 आर। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो फर्स्ट अप्रोच अगर बात किया जाए तो ये 3 क्राइटेरिया से जो है आपका निकाला जाता है ना। पहला है आपका फर्स्ट मेथड है आपका जिसमें 7.2 इंटू ई जो है यहाँ पे आपका सुपर एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है या स्पीड को, जो कि किलोमीटर पर आवर में होगा, और डी जो है करंट डिफिशियंसी को। तो पहला है 7.2 ई, दूसरा है 0.073 ई इंटू वी मैक्स और तीसरा है 0.073 डी इंटू वी मैक्स। तो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा है ना, उसी को जो है लेंथ ऑफ हम लोग ट्रांजिशन कर्व के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा मेथड है आपका मैक्सिमम, हम लोग को 3 क्राइटेरिया है। रेलवे बोर्ड फार्मूला जो कि L इज इक्वल टू 4.4 इंटू स्क्वायर रूट आर है, जहाँ पे L और R जो है वो मीटर में आपका है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लीपर L इज इक्वल टू 3.6 ई, और चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन जो है L इज इक्वल टू 3.28 वी क्यू बाई आर। तो इन तीनों में की मदद से हम लोग निकालते हैं, और इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा है ना, इन तीनों में से जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा उसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एज ए ट्रांजिशन कर्व का लेंथ के तौर पे, है ना। जो मिनिमम स्पीड होता है आपका बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, स्पीड लेस देन अगर 100 किलोमीटर पर आवर है तो वी मैक्स इज इक्वल टू 134 एल बाई ई, और अगर स्पीड जो है ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर है तो वी मैक्स इज इक्वल टू 198 एल बाई ई आपका होगा। गेज वाइडनिंग ऑन कर्व, कर्व पे जो वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं इज इक्वल टू फार्मूला होता है W इज इक्वल टू 13 गुने बी प्लस कैपिटल एल बी प्लस एल का होल स्क्वायर बाई आर। ये सेंटीमीटर में आपका वैल्यू देगा। बी जो है रिजिड व्हील बेस है जो कि मीटर में होता है। ब्रॉड गेज के लिए 6 मीटर, मीटर गेज के लिए 4.8 मीटर होता है। आर जो है रेडियस ऑफ कर्व होता है, और एल जो है ये आपका लैप ऑफ फ्लैंज होता है। एल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.02 इंटू स्क्वायर रूट का स्मॉल एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी इंटू एच। कैपिटल डी जो है ये डायमीटर ऑफ व्हील होता है, स्मॉल एच जो है डेप्थ ऑफ व्हील फ्लैंज होता है विलो रेल, और डब्ल्यू ई जो है वाइडनिंग ऑफ गेज आपका यहाँ पे है। ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील, व्हील के रिजिडिटी के कारण जो आउटर व्हील होता है रियर एक्सेल का डज नॉट फॉलो सेम पाथ, सेम पाथ को फॉलो नहीं करता है एज फ्रंट एक्सेल, फ्रंट एक्सेल के साथ। देन देयर इज़ अ गैप, उस कंडीशन में वहाँ पे जो है गैप आ जाता है विद आउटर रेल। तो इस तरीके का केस में हम लोग जो है जो कर्व गेज है वो वाइडर होता है, बट शुड नॉट बी मोर देन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भाई रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे वाइडनिंग। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाईवे नहीं है, यहाँ पे आपको रेलवे पड़ रहा है, तो रेलवे में आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। ट्रैक सर्किटिंग इज डन इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक। इट ऑल्सो टेल्स द स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रेन ऑन द सेम ट्रैक। टर्न आउट ये कॉम्बिनेशन होता है पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग का, विच इनेबल द बैक आइदर अ ब्रांच लाइन और साइड टू टेक ऑफ फ्रॉम मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से ट्रेन को डाइवर्ट करके दूसरे ट्रैक पे ले जाना, है ना। ये कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्न आउट कहते हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जो है ये वीक किंग होता है इन ट्रैक में, जहाँ पे व्हीकल जो है सस्पेक्टिबल होता है डीरेलमेंट का, मतलब मैक्सिमम जो चांसेस होती है डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन का, वो आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे ही जो है देखने को मिलता है या जनरली होता है। हाई मैग्नीज स्टील आर यूज टू मेक मटेरियल
फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, हाई मैग्नीज स्टील यूज़ किया जाता है। चेक रेल आर प्रोवाइडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग फॉर गाइडिंग वन व्हील ऑफ द व्हीकल एंड दस चेक द टेंडेंसी ऑफ अदर व्हील। अदर व्हील को टेंडेंसी को चेक करने के लिए टू क्लीम ओवर क्रॉसिंग पे चढ़ सके, इसलिए जो है हम लोग चेक रेल को प्रोवाइड करते हैं। ऑन कर्व चेक रेल्स आर पैरेलल टू इनर रेल। कर्व पे जो चेक रेल होता है वो पैरेलल होता है इनर रेल के। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल बियर, और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? कंट्रोल बियर के द्वारा। जो चेक रेल्स है ये आपका यूज किया जाता है इफ़ द डिग्री ऑफ कर्व इज़ मोर देन 8 डिग्री। अगर 8 डिग्री से ज़्यादा डिग्री ऑफ कर्व यूज मतलब है तो हम लोग चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, यूज करते हैं फॉर ब्रॉड गेज के लिए। और मीटर गेज में आपका जो है मोर देन 14 डिग्री आपका होता है। जो करेक्ट सीक्वेंस होता है ट्रेन का, व्हेन इट पासेज ऑन टर्न आउट फ्रॉम फेसिंग डायरेक्शन इज टू ऑफ स्विच टंग रेल, लीड रेल एंड क्रॉसिंग। जो टंग रेल होता है वो ये टैपेड होता है, हैविंग टू एट द वन एंड, एक एंड पे, एंड हील एट द अदर एंड। जो पोजीशन होता है स्ट्रेट अलाइनमेंट वो अगेंस्ट टंग रेल फिट होता है, उसको स्ट्रोक रेल कहते हैं। जो क्रो बार्स होता है इसका यूज किया जाता है स्लीपर को रेज करने के लिए ताकि डिज़ायर हाइट प्राप्त किया जा सके, और ऑल्सो यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रैक। ट्रैक के रिप्लेसमेंट में भी जो है क्रो बार का यूज किया जाता है। जो क्लो बार है ये आपका डॉग स्पाइक जो वुडन स्लीपर में जनरली यूज किए जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। रेल टंग जो है ये रेल को लिफ्ट और कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। वायर क्लॉ जो है या ब्लास्ट फॉग जो है ये ब्लास्ट को क्लीन और स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। जो गार्ड रेल है ये आपका एक्स्ट्रा रेल होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ओवर ब्रिज पे, ताकि जो डैमेजेस है उसको प्रिवेंट किया जा सके, है ना, प्रिवेंट डैमेजेस। ट्रेडल बार ये यूज किया जाता है इंटरलॉकिंग पॉइंट्स एंड सिग्नल, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स एंड सिग्नल के लिए यूज किया जाता है ट्रेडल बार। ये आप यहाँ पे देख पाओगे, ये टर्नआउट का ये आपका जो है फिगर है, ठीक है, ये आपका टर्नआउट का फिगर है। ओके, तो ये देखो फिगर जनरली आपको कई बार दे देता है कि इस पोजीशन को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्रॉसिंग है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका पॉइंटिंग है। ध्यान रखना, जहाँ से ट्रैक मुड़ना स्टार्ट हुआ है ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो गया उसको पॉइंटिंग कहते हैं, और जहाँ पे दो ट्रैक ख़त्म हो गए मतलब एक दूसरे से एकदम पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो उसको जो है क्रॉसिंग कहते हैं। मैंने पॉइंटिंग मैंने स्टार्ट हो गया भाई क्रॉसिंग होना, और जब पूरा ख़त्म हो गया एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक से अलग अलग हो गया तो उसको जो है क्रॉसिंग कहते हैं। लॉक बार जो है प्रोवाइड करते हैं सो डैट पॉइंट मे नॉट बी ऑपरेटेड वाइल ट्रेन इज़ ऑन इट, है ना। जब ट्रेन उस पर ना हो तो उसको पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए जो है लॉक बार का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम जो एक्सल लोड होता है इंडिया में वो 28.56 टन होता है ब्रॉड गेज के लिए, और 17.34 टन आपका होता है मीटर गेज के लिए। मैक्सिमम एक्सल लोड ये आपका होता है। रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रैक इज़ डन बाय यूजिंग क्रो बार एंड ट्रैक लाइनर। ट्रैक लाइनर और क्रो बार का यूज करके रीअलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेट ट्रैक जो है किया जाता है। टर्न आउट जो है कंसिस्ट करता है 2 पॉइंट एंड स्विचेज, 1 पेयर ऑफ स्टॉक रेल, 1 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग, 1 पेयर ऑफ चेक रेल जो कि 2 होता है, और 4 लीड रेल, 2 स्ट्रेट एंड 2 कर्व्ड रेल लीड रेल आपका होता है। फ्लेंज वे क्लियरेंस ये डिस्टेंस होता है बिटवीन एडजेसेंट फेस ऑफ टंग रेल एंड स्टोक रेल, जो कि
हील ऑफ स्विच पे आपका जो है होता है। जो फ्लेंज क्लियरेंस है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है 1/12 क्रॉसिंग के लिए, जो कि 6.3 सेंटीमीटर आपका होता है, और 1/8.5 क्रॉसिंग के लिए होता है। तो उस कंडीशन में जो फ्लेंज वे क्लियरेंस होता है वो 6.6 सेंटीमीटर होता है। फ्लेंज वे डेप्थ ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टॉप ऑफ रेल टू हिल ब्लॉक, है ना। टॉप ऑफ रेल और हिल ब्लॉक के जो हिल डाइवर्जेंस है ये आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन रनिंग फेस ऑफ स्ट्रोक रेल एंड टंग रेल के एट द हील ऑफ स्विच, है ना, एट द हील ऑफ स्विच। इन इंडिया इट इज़ प्रोवाइडेड एट, इन इंडिया प्रोवाइड किया जाता है ब्रॉड गेज के लिए 33.3 सेंटीमीटर से 13.7 सेंटीमीटर, यानी 13.3 सेंटीमीटर से लेकर 13.7 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए 12.1 सेंटीमीटर से 12.7 सेंटीमीटर, और नैरो गेज के लिए 9.8 सेंटीमीटर हम लोग जो है हिल डाइवर्जेंस प्रोवाइड करते हैं। ये आप फिगर देख सकते हो, ये आपका स्ट्रोक रेल है ना, ये आपका टंग रेल है, ये आपका जो पार्ट है ये हिल ब्लॉक है। ये क्या है? हिल ब्लॉक है। ये आपका फ्लेंज वे डेप्थ है, ठीक है। ये आपका फ्लेंज वे क्लियरेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका हिल डाइवर्जेंस है। थ्रो ऑफ स्विच इट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस, जो थ्रो ऑफ स्विच है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बाई विच टू ऑफ टंग रेल मूव साइड वे, है ना, साइड वे मूव करता है। ब्रॉड गेज के लिए 9.5 सेंटीमीटर, मीटर एंड नैरो गेज के लिए 8.9 सेंटीमीटर थ्रो ऑफ स्विच होता है। ये वाला जो पार्ट है इसी को हिल डाइवर्जेंस भी कहते हैं। एंगल, स्विच एंगल, ये एंगल होता है बिटवीन इनर फेस ऑफ स्ट्रोक रेल, ये जो इनर फेस ऑफ स्ट्रोक रेल है और टंग रेल है, उन दोनों के बीच का ये एंगल, इसी को जो है आपका क्या कहा जाता है? स्विच एंगल कहते हैं। व्हेन टंग रेल टचेज द स्टॉक रेल, स्टॉक रेल को टच करता है तो एंगल स्विच को निकालने के लिए हिल डाइवर्जेंस बाई लेंथ ऑफ टंग रेल, ये जो वैल्यू देगा वही जो है एंगल ऑफ स्विच आपका आ जाएगा। क्रॉसिंग एंगल, क्रॉसिंग नंबर ऑफ क्रॉसिंग कैलकुलेट करने के लिए n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका स्प्रेड, या रेशियो कह सकते हैं कि स्प्रेड एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्रॉसिंग थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो TNC जो है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। तो मेथड टू कैलकुलेट क्रॉसिंग एंगल कॉली मेथड के मदद से, यानी राइट एंगल ट्रायंगल मेथड, n इज इक्वल टू कॉट अल्फा होता है, जो कि जनरली इंडियन रेलवे के द्वारा यूज किया जाता है। सेंटर लाइन मेथड जो कि अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2n होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2/n होता है। डिज़ाइन ऑफ टर्न आउट, टर्न आउट को डिज़ाइन किया जाता है सबसे पहले कर्व लीड, जो कि डिस्टेंस होता है, मेजर किया जाता है लॉन्ग स्ट्रोक रेल बिटवीन थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग एंड टो ऑफ द स्विच। कर्व लीड जो है ये लीड प्लस स्विच लीड होता है। लीड क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और हिल ऑफ स्विचेज के जो मेजर करते हैं लॉन्ग स्ट्रोक रेल, तो उसको लीड कहते हैं। और स्विच लीड जो है ये आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड टो ऑफ द स्विच के, ये मेजर किया जाता है ऑन स्ट्रोक रेल। ये कि जो स्विच लीड है ये स्ट्रोक रेल पे आपका मेजर किया जाता है। डायमंड क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग जो है ये कर्व ट्रैक या स्ट्रेक ट्रैक होता है ऑफ द सेम और डिफरेंट गेज, सेम या डिफरेंट गेज होता है, और लेस देन 90 डिग्री पे ये क्या करता है? एक दूसरे को क्रॉस करता है, उसको जो है डायमंड शेप में वो बन जाता है, तो उसको जो है डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। जो डायमंड क्रॉसिंग है वो नागपुर में जो क्रॉसिंग है वो डबल डायमंड क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग आपका है। ये आपका डायमंड क्रॉसिंग है ये आपका। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो डायमंड क्रॉसिंग है इसमें आपका 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है, और 4 चेक रेल्स आपका है। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करता है जो लिमिट है फ्लैटेस्ट डायमंड का वो 1/10
होता है ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए और 1 in 8.5 होता है फॉर अदर ट्रैक के लिए। जो लेंथ होता है आपका गैप बिटवीन टू नोजेज ऑफ ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग इंक्रीज करता है एज एक्यूट एंगल ऑफ क्रॉसिंग डिक्रीज। जैसे जैसे एक्यूट एंगल ऑफ क्रॉसिंग डिक्रीज करता है, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ जो क्रॉसिंग नोजेज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जो लेंथ ऑफ गैप होता है वो भी फिर हमारा अल्टीमेटली उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। जो डायमंड क्रॉसिंग होता है शुड बी अवॉइड किया जाता है एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पॉसिबली ऑन कर्व पे हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज दे नेसेसिटी रिस्ट्रिक्ट ऑन स्पीड, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीड ऑफ ट्रेन को, इसलिए जो है डायमंड क्रॉसिंग को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब बात करेंगे रेलवे स्टेशन एंड स्टेशन यार्ड। जो मिनिमम लेंथ होता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म का वो 18 मीटर होता है फॉर ऑल गेजेस के लिए। जो साइडिंग होता है वो प्रोवाइड करते हैं टेम्पररी स्टोरेज के लिए फॉर वैगन, जो बॉगीज होती हैं उसके लिए। डायनेमोमीटर कार इज़ हेल्पफुल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रेलवे ट्रैक कंडीशन। रेलवे ट्रैक कंडीशन को चेक करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग डायनेमोमीटर कार का यूज करते हैं। टर्न टेबल जो है आर अरेंजमेंट ऑफ टर्निंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन लोकोमोटिव। जो इंजन ऑफ लोकोमोटिव होता है उसके डायरेक्शन को टर्न करने के लिए टर्न टेबल यूज करते हैं। साइडिंग्स व्हेन ब्रांच लाइन फ्रॉम मेन लाइन से कोई ब्रांच लाइन होता है, और लूप लाइन जो कि टर्मिनेट हो जाता है एट अ डेड एंड विद बफर स्टॉप और सैंड हम्प के साथ, तो उसको जो है साइडिंग कहा जाता है। स्टेशन यार्ड ये एक सिस्टम होता है ट्रैक का, जो कि रिसीविंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ न्यू व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड: पैसेंजर स्टेशन यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड, गुड्स यार्ड और मार्शलिंग यार्ड आपका होता है। पैसेंजर यार्ड वह मतलब प्लेटफॉर्म पे जब पैसेंजर हैं और नंबर ऑफ ट्रैक आपका जो है वेयर आइडल ट्रेन कैन बी एकोमोडेटेड, एग्जामिन्ड एंड क्लीन्ड, तो वो जो है पैसेंजर यार्ड कहलाता है। गुड्स यार्ड इट इंक्लूड प्लेटफॉर्म यूजफुल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स के लिए जब हम लोग कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो गुड यार्ड कहलाता है। मार्शलिंग यार्ड इट कंसिडर एज हर्ट और दैट पंप द फ्लो ऑफ कमेंस along the track, and main function of marshalling yard are receptions, sorting and departure, reforming into designation wise of good trains होता है। तो उसके लिए जो हम लोग मार्शलिंग यार्ड प्रोवाइड करते हैं। जो आपका मार्शलिंग यार्ड होता है ये आपका फ्लैट यार्ड होता है, हम्प यार्ड होता है और ग्रेविटेशनल यार्ड आपका होता है। जो फ्लैट यार्ड होता है ये आपका यूज किया जाता है व्हेन लिमिटेड लैंड इज़ अवेलेबल ऑन प्लेन पे जो है लिमिटेड लैंड जो है आपका जब अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में फ्लैट यार्ड बनाया जाता है। नाउअडेज जो प्रैक्टिसेस होती हैं इज़ यूज हम्प यार्ड बिकॉज संटिंग ऑपरेशन आर डन मोर क्विकली, है ना। इसमें जो संटिंग ऑपरेशंस होता है बहुत क्विकली होता है देन फ्लैट और ग्रेविटेशनल यार्ड के कंपैरिजन में। जो लोकोमोटिव यार्ड होता है ये आपका वह यार्ड होता है जहाँ पे लोकोमोटिव को रखा जाता है। उसमें कई सारे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, कूलिंग, वाटरिंग, रिपेयरिंग, क्लीनिंग, ऑयलिंग, ये सारे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर सर्विसिंग ऑफ लोकोमोटिव, तो उसको जो है लोकोमोटिव यार्ड कहते हैं। जो ड्रॉप पीट होता है वो आपका यूज किया जाता है टू रिमूव द व्हील को रिमूव करने के लिए इंजन से और उसको चेंज करने के लिए। टर्न टेबल जो है जो इंजन का डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये ट्रायंगल होता है या सर्कुलर शेप भी आपका हो सकता है। स्कोट ब्लॉक ये यूज किया जाता है सेपरेट ऑल द साइडिंग्स, ऑल जितने भी साइडिंग्स है उसको सेपरेट करने के लिए। एंड सेंटिंग लाइन्स फ्रॉम लाइन थ्रू रनिंग लाइन, है ना। जो रनिंग लाइन्स होता है उससे आपका अलग करने के लिए आपका जो लाइन होता है उसको सेंटिंग लाइन और साइडिंग
को सेपरेट करने के लिए उसको जो है स्कोट ब्लॉक कहा जाता है। जब यूज करते हैं तो उसको स्कोट ब्लॉक कहा जाता है। सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम एप्ट्यूज ब्लॉक सिस्टम होता है या स्पेस इंटरवल सिस्टम होता है, जो कि एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है इंडिया में सिग्नलिंग के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बात किया जाए तो बेस्ड ऑन ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेटोनेटिंग हैंड फिक्स्ड सिग्नल्स होता है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे शंटिंग यानी डिस्क और ग्राउंड वर्नर कलर्ड लाइट और सिम्हावोर स्टॉप सिग्नल्स ये आपके होते हैं। लोकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिग्नल बात किया जाए तो रिसेप्शन सिग्नल्स लाइक हाउस एंड आउटर सिग्नल्स, डिपार्चर सिग्नल्स लाइक स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स आपका होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कॉलिंग अप, रूटिंग, पॉइंट इंडिकेटर, रिपीटेटर, को एक्टिंग सिग्नल्स, ये जो है आपका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल्स में क्लासीफाई होते हैं। जो डेटोनेटिंग सिग्नल्स है ये आपका यूज किया जाता है फॉगी और क्लाउडी वेदर में, जो कि प्लेस किया जाता है रेल पे और जैसे ही ट्रेन पास करता है उसमें एक्सप्लोड होता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो जो कि आगे अगर कोई वर्कर हैं जो काम कर रहा है ट्रैक पे तो वो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आने मतलब इतना मीटर पहले 500 मीटर या 600 मीटर पहले जो है ट्रेन जो है हमारा यहाँ से पास किया है, ताकि वो ट्रैक पे अगर काम कर रहा है तो वो साइड हो जाए। ओके, उसके बाद आता है वार्नर सिग्नल्स। ये सिम्हावोर सिग्नल्स एट एंट्रेंस टू स्टेशन, ये कंबाइंड होता है वार्नर सिस्टम से, है ना, जो कि वार्निंग प्रोवाइड करता है। और ये जो वार्नर सिग्नल्स होता है ये पेंटेड होता है विद येलो कलर से, है ना। कई बार क्या होता है कि रेड कलर क्या होता है, तो रेड कलर नहीं होता है। स्टॉप एंड सिम्हावोर सिग्नल्स, इफ़ आर्म इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर आर्म जो है हॉरिजॉन्टल है तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई आप रुको, डेंजरस साइन को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है 40 to 60 डिग्री तो ये बताता है कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। शंटिंग सिग्नल्स, ये जो है यूज़ किया जाता है इन स्टेशन यार्ड में, जो कि शंटिंग ऑपरेशन के लिए आपका यूज किया जाता है। होम सिग्नल, जो कि ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ स्टेशन, इसे जो है होम सिग्नल भी कहते हैं। ये ब्रैकेटेड आर्म होता है जो कि लाइन इज़ यूज्ड, है ना, विच लाइन इज़ यूज्ड के लिए आपका किया जाता है। जो रिपीटर्स या को एक्टिंग सिग्नल्स होता है, ये ड्राइवर को जब सिग्नल कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आ गया जिसके कारण से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्मॉल साइज पे एक डुप्लीकेट आर्म, जो सिग्नल आगे आने वाला है उसी का डुप्लीकेट पहले ही जो है दिखाई देता है, जो कि स्मॉल साइज और नीचे पोजीशन उसी पोस्ट पे नीचे दिया जाता है ताकि उसको दिखाई दे सके, तो उसको जो है रिपीटर या को एक्टिंग सिग्नल्स कहते हैं। कॉलिंग अप सिग्नल्स, ये वेरी मच यूज़फुल होता है विद रिपेयर वर्क के लिए। किसके लिए? रिपेयर वर्क के लिए। राउटिंग सिग्नल जो है ये प्रोवाइड किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट कर रहा है स्टेशन पे, और ट्रेन को किस लाइन पे लेकर जाना है उसके लिए जो है राउटिंग सिग्नल्स यूज किया जाता है। जो फिक्स्ड सिग्नल्स होता है ये जनरली सिम्हावोर टाइप होता है और फिक्स्ड होता है एट ए प्लेस। जो स्टार्टर सिग्नल्स होता है वो मार्क होता है एट लिमिट अप टू विच ट्रेन स्टॉप्स एट ए स्टेशन कम्स टू स्टैंड हॉल्ट, है ना। जो स्टार्टर सिग्नल्स है, जब मान लो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है और वहाँ से उसको जाना है, आगे की ओर प्रोसीड करना है, तो स्टार्टर सिग्नल को देखते हुए वो ट्रेन क्या करेगा, आगे की ओर प्रोसीड करेगा, अपना स्पीड धीरे धीरे जो है बढ़ाएगा। जो आउटर सिग्नल्स है वो प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड मिनिमम टू 0.54 किलोमीटर और 0.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन यार्ड। स्टेशन यार्ड से जो आउटर सिग्नल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आधा किलोमीटर पहले। ऑन ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे आधा किलोमीटर पहले और यहाँ पे 400 मीटर पहले
ब्रॉड गेज के लिए 540 मीटर और आपका मीटर गेज के लिए 400 मीटर। डेटोनेटर जो है ये मस्ट बी प्लेस्ड ऑन रेल एट लीस्ट 400 टू 500 मीटर अहेड द सिग्नल। सिग्नल से 400 से 500 पहले ही जो प्रोवाइड किया जाता है। द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ आर्म, जो सेंटर ऑफ आर्म का जो हाइट होता है सीमाबोर सिग्नल का, वो 7.5 मीटर या एबव द ग्राउंड आपका होता है, 7.5 मीटर एबव द ग्राउंड। नाउ बात करेंगे अब हम लोग ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है ये पुल अप्लाई किया जाता है बाय इंजन ऑन ड्राइविंग व्हील पे। जो हॉलिंग कैपेसिटी होता है ये मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ड्राइविंग व्हील के, जो कि इंडिकेट करता है पावर ऑफ लोकोमोटिव इंजन को। जो हॉलिंग कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू या म्यू इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू जो है वेट ऑफ ड्राइविंग एक्सेल है और एन जो है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील और म्यू जो है कोफिशिएंट फ्रिक्शन। लेकिन कैपिटल डब्ल्यू जो है ये वेट, टोटल वेट ऑफ ड्राइविंग व्हील, टोटल वेट कितना है ड्राइविंग व्हील का उसे जो है कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है ये आपका ड्यू टू विंड रेजिस्टेंस, ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। ट्रैक प्रोफाइल जो है दो तरीके से आता है, या तो कर्वेचर के कारण या ग्रेडियंट के कारण, और टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन एंड ड्यू टू स्पीड। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा है ना, ट्रेन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.0016 W प्लस 0.00008 W इंटू वी प्लस 0.000060 वी डब्ल्यू वी स्क्वायर प्लस W tan थीटा, ये ड्यू टू ग्रेडियंट है, और 0.0004 DW ड्यू टू कर्व। तो इन सभी को जब जोड़ देंगे ना तो हमारा जो है टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे V जो है स्पीड है इन किलोमीटर और W जो है वेट ऑफ ट्रेन है इन टन, है ना। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। फॉर मूविंग ट्रेन, ट्रेन अगर मूव कर रहा है तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉलिंग कैपेसिटी एंड टोटल रेजिस्टेंस के। तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर हॉलिंग कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टोटल रेजिस्टेंस। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो इक्वल होता है हॉलिंग कैपेसिटी के और टोटल रेजिस्टेंस के। आई होप कि रेलवे इंजीनियरिंग का जो आज का सेशन है ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ये एक पूरा सीरीज़ था, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो लास्ट तक अगर आपने वीडियोस को देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।